अरुण जैसे ही उठकर बैठा तो कोई रुका नहीं उनमें से। बस उनमें से एक गरजती हुई आवाज ने कहा, तुम्हारे शरीर में किसी का निवास है, क्रोधित है वो तुम पर। उसे बाहर नहीं निकाला तो उसका आक्रोश तुम्हें मार देगा। अरुण ये सब सुनकर बुरी तरह खिसिया गया। बकवास मत करो, सब के सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं पैसा ऐंठने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे इस अंधविश्वास के जाल में नहीं फंसने वाला, समझे? मैं जा रहा हूं यहां से। इतना कह के अरुण खुद के कपड़ों को झाड़ता हुआ वहां से निकलने को दनदनाता हुआ उस कोठरी जैसे कमरे से बाहर तो आ गया, लेकिन बाहर आते ही चिलचिलाती कड़ी धूप में निकलते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसका वजन दुगना हो गया था। कमरे के बाहर अब एक एक कदम बढ़ाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। अरुण तो ठीक ठाक डिलडॉल का था, फिर अचानक ये कैसे? जरूर कुछ खिलाया होगा उन लोगों ने, या फिर कुछ सुंघा दिया होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो नशे जैसा भी महसूस होता, लेकिन सिर्फ वजन ही वजन महसूस हो रहा था, नशा तो जरा भी नहीं था। चारों ओर बस गर्म लू चल रही थी, धूल उड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से इसी हालत में किसी तरह पैदल चलकर इस गर्मी में अरुण का हाल बहुत बुरा हो गया था। वो पलंग के पास जाकर खड़ा होकर पसीना पहुंचता हुआ सोच ही रहा था कि जरा पानी पीकर आराम करेगा कि ठीक तभी अचानक जैसे कि उसके पलंग पर कूद गया, और जैसे अरुण के ऊपर से ही कोई पलंग पर कूदा था। अरुण का वजन बिल्कुल पहले जैसा ही लगने लगा। कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था अरुण को अपने खुद के वजन के अलावा। वो समझ गया था कि जो भी था वो वहम या झूठ नहीं, सच था। अरुण तुरंत पलटकर कमरे से बाहर की ओर भागा, लेकिन वो निकल पाता इससे पहले ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजे के ठीक पास खड़े अरुण को एक जोर का धक्का लगा और वो नीचे जमीन पर गिरा और उसे बालों से पकड़ के घसीटकर सामने की दीवार तक कोई लेके जा रहा था, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। अरुण को घसीटकर दीवार तक ले जाके अब एक हाथ उसकी गर्दन पर कसता गया और दीवार से सटाकर उसे उठाता चला गया। और देखते ही देखते एक आवाज और हुई। एक शराब की बोतल फर्श पर गिरी। पूरी फर्श पर कांच के टुकड़े फैले थे। अरुण को जिसका डर था, अगले पल वही हुआ। पूरी ताकत से उसी कांच के बीचों बीच अरुण को पटक के उसे लोट पोट करके बदन के एक एक हिस्से में कांच गड़े तो बेइंतहा उसे दर्द हुआ और जमीन पर फैली शराब की जलन से अरुण बस चीखता ही चला गया। पूरे बदन में जलन, दर्द और बदन पर एक भारी सा वजन महसूस हो रहा था अरुण को। अरुण का हाल बहुत ही बुरा हो रखा था इस वक्त। चीखते पुकारते अरुण की आंखें बंद हो रही थी। एक बेहोशी सी छा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे बचे, और अब आखिरकार बेहोश हो ही गया। लेकिन उस बेहोशी में भी वो हाथ अभी भी अरुण की गर्दन पे था और शायद जिंदा बचे रहने की ये चाहत ही थी कि अरुण के दिमाग में
उस बेहोशी में एक बात किसी सारंगी की तरह बज उठी। बहुत गलत किया साहब आपने। अब वो आपसे नाक रगड़वाएगा, माफी मंगवाएगा, तभी मानेगा। बहुत गलत किया साहब आपने, बहुत गलत किया साहब, बहुत गलत किया साहब आपने। माफी मंगवाए, नाक रगड़वाएगा, तभी मानेगा, माफी मंगवाएगा, तभी मानेगा। अरुण की बेहोशी जिंदगी की इस उम्मीद पर ही टूट गई। अरुण ने हाथ पैर मारकर किसी तरह खुद को छुड़ाया और भागने को हुआ तो दोबारा ऐसा लगने लगा जैसे वजन दुगना हो गया था उसका। एक एक कदम बढ़ाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह पूरी हिम्मत, ताकत और जान लगा के अरुण चले जा रहा था और तकरीबन 7 किलोमीटर पैदल चलकर अरुण वापस उसी मील के पत्थर के सामने खड़ा था, वजन कंधे पर उठाए हुए। अरुण झुका, नाक रगड़ी और नाक रगड़ते रगड़ते बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे सब गांव वाले और पैसा ऐंठना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे गांव की भलाई करने आया हूं, यहां बांध बनाना है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतना कहते ही जैसे अचानक जितना भी ज्यादा वजन था वो धीरे धीरे कम होने लगा जैसे इतना हल्का हो गया है अरुण कि पंछी की तरह उड़ जाएगा। अरुण जैसे ही वापस जाने को पलटने ही वाला था कि मंगलू की आवाज गूंजी, कहा था ना हमने, नाक रगड़वाएगा तभी मानेगा। अरुण 2 कदम पीछे हटा, हाथ जोड़कर दिल ही दिल में एक बार और माफी मांगी और वहां से चला गया। अरुण अगले 3 साल तक वहीं रहा। गांव के लिए काम करके वो खुशी खुशी ट्रांसफर होके चला गया। कभी कभी इज्जत सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बाकियों को भी देनी बेहद जरूरी होती है, बेहद जरूरी होती है।